नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की एक अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में अब शिक्षकों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। इसको लेकर सरकार ने एक जीआर निकाला है जिसमें कहा गया है कि साड़ी, सलवार कमीज और हल्के रंग के कपड़े पहनने होंगे। और क्या लिखा है ऐसा इस जीआर में जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं सुजाता द्विवेदी की इस रिपोर्ट में। स्कूलों में बच्चों को सिखाने वाले शिक्षकों को सरकार सिखा रही है कि उनको क्या पहनना होगा। जो आदेश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक सभी शिक्षकों को उनके पेशे के हिसाब से पोशाक पहनकर आना होगा। पोशाक साफ सुथरी होनी चाहिए। महिला शिक्षकों को सिर्फ साड़ी या सलवार, चूड़ीदार, कुर्ता, दुपट्टा पहनना होगा। पुरुष शिक्षकों को शर्ट और पतलून पहनना होगा। गहरे रंग और ग्राफिक डिजाइन वाली पोशाक पर रोक लग गई है। साथ ही शिक्षक स्कूल में जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। कुछ शिक्षक नए ड्रेस कोड के साथ दिख रहे हैं। विले पार्ले के इस विद्यालय में महिला शिक्षकों के लिए पिछले 27 वर्षों से सलवार सूट, साड़ी और पुरुष शिक्षकों के लिए पैंट सूट अनिवार्य है। हमारे स्कूल में ये गाइडलाइंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा स्कूल 1971 से, तब से हमारे स्कूल का ड्रेस कोड तो यही है, सलवार कुर्ता with dupatta and saris. This is compulsory for all the teachers. We are not supposed to wear any other dresses. So this doesn't make much difference to our school because we are already following the same rule. टीचर की डिग्निटी डेफिनेटली उनके ड्रेसिंग से होती है। तो आप अगर अच्छा रहोगे तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, और अच्छा रहना यानी सही रहना। तो ड्रेस कोड इज परफेक्ट फॉर ऑल द टीचर्स। दैट्स व्हाट आई फील। जहाँ तक सवाल आता है कि हम अपनी संस्कृति को अगर हम बरकरार रखना चाहते हैं तो there's nothing like a beautiful saree or a dress again. जो भी कोई शहरों में रहते हैं या इवन आदिवासी एरियाज में जो पढ़ाते हैं तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से ड्रेस से ज़्यादा कोई सुंदर और कुछ हो नहीं सकता है कि जो कंफर्टेबल आउटफिट है। जो भी गवर्नमेंट करते हैं वो कुछ सोच समझ के करते हैं। इतने सालों से उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया है, जो देखा है, उसके हिसाब से वो चेंज किए हैं एंड वी आर गोइंग टू फॉलो इट। इट इज़ गुड। वैसे शिक्षा संगठनों की तरफ से कड़ा विरोध भी हो रहा है। समर्थन तो नहीं होगा। टीचर्स की ड्रेस अच्छी नहीं होती और बच्चों को पसंद नहीं है, ये बात तो बिल्कुल झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बच्चों ने कब कहा कि डार्क कपड़े टीचर न पहने या डार्क कपड़े पहनने वाले टीचर्स बच्चों को पसंद नहीं है? गवर्नमेंट की एक जो दबाने की कोशिश है शिक्षा विभाग की, उसका हम आज विरोध भी करने वाले हैं। और हमारा निवेदन आज एजुकेशन इंस्पेक्टर को जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा कि ये जीआर वापस लीजिए। टीचर है हम लोग, हम हमारा आदर्श जो भी हमें रखना है रखते हैं, हमारे बिहेवियर से, रहन सहन से, इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा ही होना चाहिए और ये संस्था तय करेगी और यही रास्ते से चलना चाहिए। इसके बारे में इतना इमरजेंसी में जीआर निकला, मतलब बहुत सारे डिमांड है गवर्नमेंट के पास पड़े हुए, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? उसके बारे में थोड़ा काम करो। अभी नई शिक्षा पॉलिसी के बारे में 3-4 साल से बनी पड़ी है, क्यों अप्लाई नहीं हो रही? क्योंकि उसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके ऊपर काम करो। उसके बेसिक सुविधाएं जो भी कई स्कूलों को नहीं, उसके ऊपर जीआर निकालो, उसके ऊपर कार्रवाई करो। अच्छी बात है, शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हो। ड्रेस कोड को लेकर विद्यार्थियों की राय अलग अलग है। वो हमारे गुरु है और उन्हें सलवार कमीज पहनना ज्यादा सूट करेगा। जैसे बोला जाता है कि एकता दिखती है यूनिफॉर्मिटी में, और जैसे ही जो टीचर्स जैसे पहनेंगे और वो जो भी करेगी, हम वैसे ही आगे उन्हें ही देखेंगे और उनसे ही ज़्यादा सीखते हैं। हमने हमारी संस्कृति को नहीं अगर अपनाया तो हम इंडियन कैसे कहला सकते हैं? अच्छा लग रहा है क्योंकि बाकी टीचर्स जीन्स वगैरह पहनते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। सलवार सूटी बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं रहता है, तो आप वही पहन के आ जाइए स्कूल। छोटे बच्चों पे उनका असर पड़ता है, फिर छोटे बच्चे भी आगे जाके वही करेंगे। और अगर उन्होंने प्रॉपरली साड़ी और टॉप पहना तो बच्चों को भी उस पर अच्छा असर पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है एज अ टीचर्स, क्योंकि हम ही हैं जो आगे कल्चर को ट्रांसमिट करके जाएंगे बच्चों को। अगर हम ही बदलाव लाते रहे, हम ही चेंज होते रहे, तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये बच्चे हैं जिन्होंने आगे देश को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। हमने भी बचपन में अपने टीचर्स को ट्रेडिशनल अटायर में ही देखा है, तो हमारे दिमाग में भी वो ही एक इमेज है टीचर्स की कि टीचर्स कमिंग टू स्कूल्स इन साड़ीज, टीचर्स कमिंग टू स्कूल्स इन सलवार कमीज विद प्रॉपर दुपट्टा। तो ये बच्चे भी अगर हमें देखेंगे कि हम वैसे अटायर में आ रहे हैं तो वो ही इमेज इनके दिमाग में भी रहेगी। ऐसे ही जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है, वो जनरेशन टू जनरेशन आगे
ट्रांसमिट होता जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूल के शिक्षकों के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। ड्रेस कोड में शिक्षकों को जीन्स, टी शर्ट, डिजाइन और चित्र वाले कपड़े पहनने पर रोक लगाई गई है, जिसको लेकर अब बहस छिड़ गई है। क्या सच में नए ड्रेस कोड का लागू करना शिक्षकों को और साथ ही शिक्षा के वातावरण को बदलेगा, या इससे शिक्षकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वाधीनता पर प्रतिबंध लगेगा? ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन संतोष पालवनकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई के एक बड़े आर्थिक निवेश सलाहकार के अचानक लापता हो जाने से सैकड़ों निवेशकों के करोड़ों रुपए फंस गए हैं। ठगी का शिकार जो लोग हुए हैं उनमें मशहूर अभिनेता अनु कपूर समेत कई कलाकार भी शामिल हैं। सुनील सिंह की विशेष रिपोर्ट देखिए। पिछले 15 साल से निवेश पर महीने का 2% ब्याज देकर भरोसे के आदमी बने अंबर दलाल अचानक से लापता हो गए हैं। अभिनेता अनु कपूर और दीपक शर्मा जैसे सैकड़ों लोग जिन्होंने भरोसा कर अंबर दलाल की कंपनी रीड्स कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज में रुपए लगाए थे, अब ठगे से महसूस कर रहे हैं। मैं तो कम से कम शायद 6 साल से तो डील कर ही रहा था ना। तो 6 साल से जो व्यक्ति आपको सही टाइम के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हो, पैसा दे रहा हो, आपके अकाउंट में हो रहा है, बिल्कुल 10 से 11 तारीख को हो जाता था। अब अचानक उसको क्या हुआ है? लोग तो कह रहे हैं कि हम तो 12 साल से उनके साथ डील कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे निकला जो 17 साल से डील कर रहे थे, लेकिन उन सब का पैसा लेके अब तो वो बंदा पकड़ में नहीं आया है। वो देश में है कि विदेश में है, इसका भी कुछ पता नहीं है। मैं 40 के आसपास कर चुका था और 18 तक मैं ले चुका था वापस। तो अभी मेरा 22 लाख रुपया उनसे लेना निकलता था, जिसका मैंने उनको मेल किया था। मैंने उनसे बात भी की थी, उनके जो एडमिन है उनसे भी कहा था। उन्होंने मुझे ओके भी भेजा था और मेरे को 16 तारीख को, इस 16 मार्च को मुझे वो पैसा मिलना था। 16 को पैसा मिलना था। और वो लापता कब हो गए? 14 तारीख को ही वो 2 दिन पहले मिसिंग हो गए, वो गायब हो गए। अंबर दलाल 6 दिनों से लापता है, लेकिन ना तो उनका कुछ सुराग मिला है और ना ही उनकी लग्जरी कार का। मामले की गंभीरता और ठगी की रकम को देखते हुए जांच अब ओशीवारा पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा को दे दी गई है, जिसने बुधवार को अंबर दलाल की ऑफिस और घर की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक अभी तक 250 से ज्यादा निवेशक उनके पास आ चुके हैं। आरोपी और उसकी कंपनी के 33 बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं। घर पर पहरा बैठा दिया गया है और देश छोड़कर भाग न पाए, इससे सभी एयरपोर्ट पर LOC जारी कर दी गई है। निवेशकों के मुताबिक अंबर दलाल पूरा लेन देन चेक और ऑनलाइन करते थे और स्टैम्प पेपर पर बाकायदा एग्रीमेंट भी बनाते थे। इतने सालों में कभी ब्याज का पैसा देने में उन्होंने देरी नहीं की, इसलिए लोगों का उन पर भरोसा बढ़ता गया था। बहुत सारे लोग हैं सर, बुजुर्ग लोग हैं, विधवाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में जो अभी मुझे पता चल रहा है कि उनका अब ये इस महीने का राशन भी घर में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस पे आउट से वो लोग सब चीज़ें अपना सरवाइव करते थे। खास बात है कि जब हम शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तब भी कहा जाता है कि ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन अंबर दलाल अपने एग्रीमेंट में रिस्क फ्री निवेश का दावा करते थे। लेकिन अब जब वो फरार हो चुके हैं तो लोगों की जिंदगी रिस्क पर आ गई है। मुंबई से कैमरामैन उदय गंगावने के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और चुनाव से पहले एक के बाद एक अपनी कई कैबिनेट बैठकों में महाराष्ट्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उनमें से एक अहम फैसला है मनोरंजन फिल्म जगत को लेकर, जहां ये तय किया गया है कि महाराष्ट्र राज्य में जो सरकारी जमीनें होंगी वहां पर शूटिंग मुफ्त में हो सकती है। क्या है पूरी खबर, जिसका फिल्मकारों ने जोरदार स्वागत किया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फिल्मों, विज्ञापनों, डॉक्यूमेंट्रीज की शूटिंग अब महाराष्ट्र की सरकारी जमीन पर मुफ्त में की जा सकती है। महाराष्ट्र कैबिनेट के हाल में जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापनों की शूटिंग के लिए सरकार निर्माताओं से कोई पैसा नहीं लेगी। फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो मंजूरी सिस्टम का फायदा मिलेगा। हालांकि GR में कहा गया है कि विज्ञापनों के लिए 40,000 रुपए, टीवी सीरियल्स के लिए 1 लाख रुपए और फिल्मों के लिए 2.5 लाख रुपए की सुरक्षा राशि यानी कि सिक्योरिटी मनी का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार अपने फैसले पर गर्व कर रही है। शासकीय निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण जे आपले कलावंत आहेत, सिनेमा आहे त्यांचा, त्याला देखील आम्ही मोफत चित्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतलाय। सरकार ने आज तक 500 निर्णय लिए हैं। ये रिकॉर्ड ब्रेक निर्णय है 1.5 साल में, 1.25 साल में। और आज भी निर्णय जो लिए हैं वो भी देखो, ये सब जनहित के निर्णय हैं। और इसलिए हम दावे के साथ कहते
महाराष्ट्र से पिछले समय जितने सांसद चुनकर आए थे उससे ज्यादा सांसद इस बार चुनकर आएंगे। वैसे इस नई योजना में मुंबई की दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी फिल्म सिटी, कोल्हापुर फिल्म सिटी और राज्य में विकसित की जा रही नई फिल्म सिटी जैसी जगहों को शामिल नहीं किया गया है। अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 जैसी कामयाब फिल्म बना चुके बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार अमित राय फैसले का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और जो भी अनाउंस हो रहा है, भले वो आप पहले चुनाव के पहले कहें या चुनाव के बाद करें, लेकिन जो भी ऐसे उपक्रम कर रहे हैं और जो भी सराहनीय योग है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। आई ट्रूली अप्रिशिएट एंड कॉन्ग्रेचुलेट माई फेलो व्हाट यू कैन से फ्रेटर्निटी मेंबर्स दैट कि हम लोग के पास ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका चल गया, बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर शूटिंग करना, और बॉम्बे में शूटिंग करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। और हमारे पास जो मॉन्यूमेंट्स हैं या कोई जगह हैं, लोकेशंस हैं, वो फिर जो उसका लोकेशन का जो शूटिंग चार्ज होता है बहुत हैवीली हम पे ऐसे लोडिंग की तरह आता है। मुझे लगता है एक कारण ये भी रहा होगा कि मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से आपने देखी कि मेजर फिल्में जो है ना यूपी में बहुत शूट हुई हैं। यूपी में जिस तरह उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है, वो बहुत ही सराहनीय था। और मुझे लगता है कि ऐसे ही होता है, आप कोई अच्छा काम करते हैं ना तो आपको लगता है कि आप उसको क्षेत्र से बांध रहे हैं कि यूपी के लिए हो रहा है। देखिए, ये मुझे साफ पता चल रहा है कि हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन किसी ने और ने भी किया ना, तो वो इंस्पिरेशन हमारी सरकार के लिए भी हुआ है कि नहीं यार, हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि यूपी में जितना उनका क्षेत्रफल है, महाराष्ट्र का भी बड़ा क्षेत्रफल है। महाराष्ट्र सरकार ने हालिया कैबिनेट बैठकों में किसान, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए ताबड़तोड़ कई फैसले लिए हैं। अब शायद फिल्म जगत को भी मोहने की कोशिश है। मुंबई से कैमरामैन जीतू वाघमारे के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब अगली बड़ी खबर बदायूं से, जहां 2 मासूम बच्चों की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि उसका भाई फरार है। बच्चों की हत्या क्यों हुई, ये वजह अब तक साफ नहीं है। मृतक और आरोपी दोनों ही अलग अलग समुदाय से हैं, इसीलिए इलाके में तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर की गई है। आपको दिखाते हैं बदायूं से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को लेके जाके माने एक को काटो। एक माँ अपने जिगर के टुकड़ों को आखिरी विदाई देते हुए 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या ने हर किसी को झकझोर दिया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर 2 मासूम बच्चों को क्यों मारा गया। क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? कुछ बातें नहीं कभी हुई तो क्या बताएं। घटना तो बहुत बुरी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे छोटे छोटे हैं और हम लोग भी रहते हैं यहाँ पर, हम लोग को भी ऐसा डर है। ये परिवार कैसा था इनका? अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत सीधे साधे लोग थे। कोई झगड़ा किसी से था? कोई किसी से नहीं है झगड़ा। हाँ, झगड़ा किसी से बेटा नहीं है। ऐसा तो सब किसी के संग में हो जाएगा तो कैसे माँ जी सकते। पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 6:45 बजे साजिद अपनी दुकान के सामने विनोद कुमार के मकान में गया। उसने अपनी पत्नी की डिलीवरी की बात कहकर विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए मांगे। संगीता साजिद के लिए चाय बनाने गई। इस वक्त विनोद घर के बाहर थे। इसी बीच साजिद पहली मंजिल पर संगीता के 13 साल के बेटे आयुष और 6 साल के अहान को दूसरी मंजिल पर ले गया। वहां उनकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। फिर उसने मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को लेके जाके माने एक को काटो, छत पे बड़ी बेरहमी से काटो। आपको मालूम कैसे चला? जो बीच वाला जब गया वो चुटरा के बाज के आया है, उसका भी अंगूठा कटा है, उसे भी मार देता, वो चुरा के बाज आया। मारा क्यों, वजह क्या लगती? हमारी तो कोई दुश्मनी किसी से ना, किसी ने करवाया हो तो नहीं कह सकते। हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए यही व्यवहार हमारा, क्या करना मुझे उससे। कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। घर वालों के मुताबिक शोर मचाने पर साजिद चाकू लेकर बाहर आया और जावेद के साथ भागने लगा, लेकिन लोगों ने साजिद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि जावेद मौके से भाग गया।
हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने साजिद की दुकान का सामान निकालकर उसमें आग लगा दी। शहर में कुछ और जगहों पर भी आगजनी की गई। बदायूं के बाबा कॉलोनी में ये दुकान है साजिद की और उसके भाई नावेद की। दोनों पेशे से नाई हैं और इस पूरी घटना के बाद लोगों ने इस दुकान का सामान निकालकर बाहर आग के हवाले कर दिया था। साजिद और जावेद हैं, वो इसी दुकान से निकलकर सामने जो घर विनोद का है वहाँ पर पहुँचे। घर पर विनोद नहीं थे, उनकी पत्नी थी। साजिद ने घर के अंदर जाकर सबसे पहले विनोद की पत्नी संगीता से कहा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है और उसको 5,000 रुपये चाहिए। इसके बाद संगीता ने अपने पति विनोद को फ़ोन किया और कहा कि साजिद 5,000 रुपये मांग रहा है। विनोद ने कहा कि ठीक है, पैसे दे दो। इसके बाद साजिद ने कहा कि उसको चाय पीनी है। संगीता चाय बनाने लगी। इसी बीच जो साजिद है वो विनोद के सबसे बड़े बेटे आयुष, जिसकी उम्र 13 साल थी, और सबसे छोटे बेटे अहान, जिसकी उम्र करीब 6 साल थी, दोनों को अपने साथ लेकर पहली मंजिल पर गया। ये सामने संगीता ब्यूटी पार्लर है जो कि संगीता का ही है। इस पार्लर को देखने के बहाने वो पहली मंजिल पर गया और इसके बाद फिर दूसरी मंजिल पर गया। दूसरी मंजिल पर जाने के बाद उसने चाकू निकाला और आयुष और अहान को चाकुओं से गोद दिया। इसी बीच खबर आई कि साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। अब इस मोटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक बहुत स्पष्ट कोई मोटिव नहीं समझ में आया है। जांच पड़ताल जारी है और जो भी नए तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ाएंगे। साजिद की मां का कहना है कि पुलिस ने जो किया ठीक किया। साजिद की पत्नी के मुताबिक वो गर्भवती है ही नहीं। कुल मिलाकर इस वारदात को लेकर कई सवाल अनसुलझे हैं। पुलिस वारदात की कड़ियां जोड़ने में लगी है। अलग अलग समुदाय का मामला है, इसलिए सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो, इसे देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। बदायूं से अपने सहयोगी अरविंद सिंह और कैमरामैन मोमिन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और राजस्थान के कोटा में मध्य प्रदेश की एक छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि पूरी घटना बनावटी थी। छात्रा के एक साथी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि छात्रा साथी के साथ विदेश जाना चाहती थी। रामलला के दर्शन के लिए परिवार सहित प्रियंका चोपड़ा पहुंची अयोध्या। किस तरह से तस्वीरें हुई वायरल, आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। आने वाले ठेकेदारों का एक और नया कारनामा सामने आया है, जहां दो बुजुर्ग दंपत्तियों के गाड़ी में बैठे हुए ही गाड़ी को टो करके ले जाया गया। घटना नोएडा के सेक्टर 50 की बताई जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस सफाई दे रही है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उस क्रेन को सीज कर लिया है। क्रेन संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और प्रियंका चोपड़ा अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची। पति निक जोनस, बेटी मालती और प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा उनके साथ थी। इस दौरान फैंस की भी भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी। पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंची प्रियंका चोपड़ा के पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा होली मनाने के लिए भारत आई हुई हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।